हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। तो आज से हम सभी शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफर, और इस सफर में हम ना केवल सिलेबस की बात करेंगे बल्कि हम आपके गोल और ड्रीम पर भी काम करेंगे। आप सभी को पता है महाराजा बेस 2.0 फाइनली लॉन्च हो चुका है, और महाराजा बेस 2.0 बैच की आज हमारी पहली क्लास है। एज अ डेमो क्लास आप इसको देखेंगे, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल रहेगी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसकी डेमो पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। डेमो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो जहां आप देख रहे हैं जस्ट नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो डेमो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको बैच में पढ़ाया जाएगा, और डेमो पीडीएफ से आप देख पाएंगे कि कैसे पीडीएफ आपको मिलेगी। तो हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। ये एक डेमो क्लास है, असली धमाका तो बैच में होगा, जहां हम बहुत सारी इस बार नई चीजें सीखने वाले हैं। आपके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, डाउट पर बात करेंगे, आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। सब चीज नई होगी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पूरी जोश और एनर्जी के साथ हम ये बैच की शुरुआत करेंगे। आपको भी इसी तरीके से अपना 100% देकर शुरुआत करनी है, और फिर आखिरी में रिजल्ट जो है वो साबित करेगा आपकी मेहनत को। तो चलिए भैया, महाराजा पेज की अगर हम बात करें तो पुरानी जो महाराजा पेज है उससे पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन ले चुके हैं। अपने माता पिता का नाम उन्होंने रोशन किया है। आज यहाँ पर उनका जो है नाम आपको दिख रहा होगा। ये सारे स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट, कोई स्टेट में है तो कोई सेंट्रल में सिलेक्टेड है, बहुत सारे एम्स में सिलेक्शन ले चुके हैं। ये होनहार स्टूडेंट है जिन्होंने मेहनत करी और आज मतलब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और अगर हम बात करें, बहुत सारे जो डीएमएलटी बीएमएलटी वाले स्टूडेंट थे उन्होंने भी ये बहुत बैच ज्वाइन कर रखी थी, तो वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुके हैं, अपने कॉलेज में टॉप करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बैच आया है इस महाराजा बैच की शानदार सफलता के बाद, महाराजा बैच 2.0 जो कि बहुत शानदार फीचर के साथ आया है, बहुत सारे नई एडवांस चीजों के साथ आया है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर हम इसमें स्टडी करेंगे। स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने इस बैच को प्रिपेयर किया है। तो इस बैच के अंदर जो आपको सिलेबस मिलेगा वो सिलेबस आप देख लेना, पीडीएफ एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दोनों को मद्देनजर रखते हुए इसका सिलेबस प्रिपेयर करवाया है हमने, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो डीएमएलटी बीएमएलटी में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक उस टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है जहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इसके फीचर के बारे में आपको बता देते हैं। आपको इसकी जानकारी तो मिल ही गई होगी बैच के। तो फीचर की अगर हम बात करें, देखिए, तो अभी इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफर में आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको प्राइस में स्पेशल ऑफर मिलेगा, आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके आप फायदा उठा लीजिए। और दूसरी बात कि अभी जो आपको वैलिडिटी मिल रही है वो 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। इस वैलिडिटी को आप बाद में नहीं देख पाएंगे। जैसे हम महाराजा बैच की बात करें, जो ओल्ड बैच है उस बैच में भी आपको स्टार्टिंग में जो वैलिडिटी है वो ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन बाद में उसकी वैलिडिटी कम कर दी गई थी। इसी प्रकार इसकी वैलिडिटी अभी आपको 18 मंथ की मिलेगी, बाद में इसकी वैलिडिटी आपको 1 साल की ही मिलेगी, 1 ईयर की, है ना। तो बाद में मत कहना कि मैम प्लीज 6 ईयर क्या 6 मंथ की वैलिडिटी हमें अब भी दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अभी ज्वाइन कर लो, प्राइस का भी फायदा उठा लो और वैलिडिटी का भी फायदा उठा लो। फीचर की अगर हम बात करें तो देखिए, फीचर में आपको 450 प्लस वीडियो लेक्चर इसमें मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, है ना। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बेच है जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश में पूरा कंटेंट रहता है, कैसे समझे। तो वीडियो लेक्चर आपको पता है हम जो पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर करके पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट सीधे दिल में उतर जाएंगे, है ना। तो आपको जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे डिजिटल वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी,
बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा सवाल रहता है कि मैम लाइव क्लासेस क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो साथियों, हमारे जो लैब टेक्नीशियन है, हमारे जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो डीएमएलटी बीएमएलटी करते हैं और कॉलेज के टाइम पर भी लैब ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे कंप्लीट होने के बाद तुरंत लैब ज्वाइन कर लेते हैं। तो कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो कभी डे, तो कभी नाइट ड्यूटी रहती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्योरीज रहती है कि हमारी क्लास मिस हो जाती है, लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप एनी टाइम देख सकते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी देख सकते हैं, और एक दिन में आप 3 से 4 क्लासेस आराम से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात करें, 450 प्लस कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो समस्या है, आपकी प्रॉब्लम, उसका समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा कि पीडीएफ नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हिंदी इंग्लिश के जो पीडीएफ नोट्स है उनको आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे इस बैच में, क्योंकि महाराजा बैच में इंग्लिश मीडियम था, तो स्टूडेंट का रहता था कि हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना होता है। इसमें दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, आपको प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स आपको क्यों ना मिल जाए, आप हमेशा खुद के नोट्स बनाया करो। मुझे 5 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, लेकिन आज भी मैं हर टॉपिक का नोट्स बनाती हूँ, खुद से लिखती हूँ, क्योंकि आप जो खुद से लिखते हो ना, वही आपको अच्छे से याद रहता है। आप देख लो, एक टॉपिक में चाहे 3 बार पढ़ाऊं, 4 बार पढ़ाऊं, उसके नोट्स हमेशा बनाती हूँ। अब मैं नोट्स बना रही हूँ तो कुछ तो फायदा उसका मिलता होगा। तुम भी बना लो नोट्स हाथों से और उसका फायदा उठा लो। रिवीजन में भी आपको मदद करेंगे और लंबे समय तक याद भी रहेगा, अगर खुद से लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आप बाद में ये मैसेज करेंगे कि प्लीज मैम प्रिंट निकाल सकते हैं क्या, तो आपके इस सवाल का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्पष्ट क्लियर आपको बता देती हूँ कि पीडीएफ नोट्स को आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर पाएंगे, वीडियो लेक्चर को आप एप्लीकेशन में डाउनलोड कर पाएंगे, बट नोट्स की पीडीएफ प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, वीकली लाइव क्लासेस विद एमसीक्यू। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी जो यूट्यूब पर होती है आपके प्रैक्टिस के लिए। जो पीवाईक्यूज है, ढेर सारे और भी बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, वो हम क्लास में लेकर आते हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इस तरीके के इस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये लाइव भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, यूट्यूब चैनल पर होती है, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, एप्लीकेशन सब पर मिल जाती है। नॉन टेक्निकल क्लासेस एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट तैयारी भी करता है, टेक्निकल पूरा कवर भी कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन से चूक जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन टेक्निकल कवर नहीं किया। नॉन टेक्निकल मतलब एक ऐसी चीज हो गई है जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाने लगी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी की हो, चाहे एमपी ग्रुप 5 की हो, चाहे वो एम्स की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, सब में नॉन टेक्निकल हिंदी इंग्लिश मतलब ये पूछा जाता है, रीजनिंग, कंप्यूटर से। तो नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी महाराजा बेस 2.0 में अवेलेबल होगी, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आपके नॉन टेक्निकल के अंदर सब्जेक्ट आते हैं सब पढ़ाया जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वही। वैसे तो हम पढ़ने जाएंगे नॉन टेक्निकल में, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना। तो आप अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ढेर सारा कंटेंट है, लेकिन इसमें आपको कितना पढ़ना है, कितना आपके लिए जरूरी है, पीवाईक्यू को देखकर और फिर आपको क्लासेस करवाई जाएगी नॉन टेक्निकल के अंदर, ताकि आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही कवर हो गया, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, फिर हम बात करें 100 प्लस एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो है वो वैसे यहाँ 100 लिखी हुई है, लेकिन आपको 300 प्लस इसमें मैं कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड करवाऊं। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, उसको प्रैक्टिस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एनालाइज कर पाते हैं कि हमें कितना और अभी पढ़ना बाकी है, आपकी की जो तैयारी है वो कैसी है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। बहुत सारे टेस्ट होंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल डाउट सेशन, देखो सवाल ये रहता है कि लाइव क्लास नहीं होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, तो मैम हम हमारा कोई अगर सवाल होता है तो हम कहाँ पूछेंगे। आपके पास वैसे और भी ऑप्शन है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जो चैट बॉक्स रहता है उसमें मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपका सवाल हम तक पहुंच जाता है। लेकिन एक नई चीज इसमें हमने ऐड करी है, नया पॉइंट ये है कि अब आपको पेज के अंदर
डाउट सेशन भी मिलेगा। आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव जुड़ेंगे, आप हमसे आपका सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो डाउट सेशन, अब आपके ये डाउट की समस्या भी खत्म होती है। तो लेक्चर भी मिल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पीडीएफ नोट्स मिल गए, रिवीजन भी हो जाएगा, खुद से नोट्स बना लेना, कंपैरिजन करके पढ़ लेना, लाइव सेशन हो जाएगा। तो आपको ये भी सिखा दिया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉन टेक्निकल क्लासेस भी कवर, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और डाउट सेशन में मिल जाएगा। कोई डाउट हो अब बोलो, आपकी कोई समस्या बची है? नहीं बची है। और पढ़ाएंगे ऐसा कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी बचता है तो आप डाउट सेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। डन। तो ये है महाराजा बेस 2.0 के फीचर्स। और भी बहुत सारी चीजें होगी जो हम क्लास के ड्यूरिंग आपको बताएंगे, डाउट सेशंस में हम बात करेंगे, आपके हर सवाल पर हम बात करेंगे, और इस बार हम आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं। तो आपको बस अब क्या करना है ना, आपके पास में देखो अभी अवसर है, मौका है सीखने का, समझने का, अपने करियर को डायरेक्शन देने का, ठीक है। तो अभी बस मेहनत में लग जाओ, अभी सारे काम छोड़ दो और इस पर फोकस कर लो, या आपके पास में भी समय है, आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं, एक बेहतरीन लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दो चीजें आपको करनी है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। क्योंकि देखो, अगर देखो, जब इरादे पक्के होते हैं ना तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तो बस अपना इरादा पक्का करो, आपका गोल क्या है और आपका ड्रीम क्या है, उस पर काम करो। हर दिन का एक गोल बनाओ, उसको लेकर चलो और उसका पूरा करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो चलिए, सो यू आर रेडी, है ना। हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास फुल माइंड सेट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आपको वैसे पहले स्टार्टिंग में पता चल ही गया होगा कि कल्चर मीडिया आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। तो कल्चर मीडिया हम बात करें अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दोनों के लिए ये सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और जनरली प्रैक्टिस के हिसाब से भी एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेबोरेटरी में आप जैसे कल्चरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चरिंग क्या होती है, कल्चर करना क्यों जरूरी है, सबके बारे में बात करेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसमें क्या क्या बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। बस जब भी आप हमारी क्लास में आते हैं, आपके पास में ये तीन चीजें होनी चाहिए जो हम हमेशा आपको बोलते हैं, पीपीएफ, है ना। पेन, पेपर और फोकस अपनी क्लास में होना चाहिए आपके पास। पेन लेकर बैठना, पेपर लेकर बैठना, पूरा फोकस यहाँ पर रखना, फिर देखना कैसे कॉन्सेप्ट दिल में उतरता है। तो चलिए, कल्चर मीडिया की अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कल्चर करना क्यों जरूरी होता है, फिर उसके बाद हम कल्चर मीडिया पर आएंगे। कल्चर करना क्यों जरूरी है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे एक पेशेंट है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, फिर कल्चर मीडिया की डिटेल्स पूरी समझेंगे। जैसे एक पेशेंट है, इसको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सिम्टम्स देखे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया, डॉक्टर को लगा हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। क्या हो सकता है कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है ना। हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियमिया हो, मेनिंजाइटिस हो, है ना। अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, तो पेशेंट को इन्फेक्शन क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, पेशेंट आपके पास में आया, ब्लड टेस्ट उसको करवाना है तो हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। यूरिन टेस्ट करवाना है तो यूरिन का कलेक्शन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि ब्लड टेस्ट करना है और यूरिन का कलेक्शन करके रिपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी ऐसा ही है, इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, साइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है सैंपल लिया जाता है।
अब जैसे मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, तो यूरिन सैंपल कलेक्ट किया है ना, आपके पास में अलग अलग टाइप के सैंपल होते हैं लाइक दिस। ये यूरिन सैंपल है, स्टूल है, ब्लड सैंपल है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन साइट। ठीक है, इन्फेक्शन की साइट क्या है। जैसे सपोज डेट ये सैंपल कलेक्ट किया है ना, जो कि हमें डायग्नोज करना है कि पेशेंट को क्या वाकई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या सैंपल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम देखेंगे, है ना। तो ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास में अगर सफिशिएंट सैंपल आया, या फिर आपके पास में जो सैंपल आया है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, मतलब उसको हाई लेवल पर इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में होंगे, तब आप उसको देख पाएंगे। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। कैसे कंफर्म नहीं कर पाएंगे उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे स्पेसिमेन लिया है ना, अब स्पेसिमेन लिया तो अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन में, जैसे हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, है ना, जैसे टीबी हो गया हो, तो फिर उसके लिए हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए ज़ेडएन स्टेन करेंगे। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, हो सकता है उसको तो अल्बर्ट स्टेन करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग स्टेनिंग यूज करी जाती है। जैसे सपोज दैट जो रूटीनली हम यूज करते हैं ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्पेसिमेन को आपने उठाया यहाँ से और क्या किया, स्मीयर प्रिपेयर किया। अब स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद आपने करी ग्राम स्टेनिंग, और ग्राम स्टेनिंग के बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन देखिए, हो सकता है कि इसमें स्पेसिमेन में बैक्टीरिया हो बट आपको नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमने एक तो स्पेसिमेन बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, फिर आपने जरा सा इतना सा सैंपल लिया। अब हो सकता है इतने सैंपल में बैक्टीरिया हो, लेकिन आपने जो उठाया उसमें बैक्टीरिया नहीं आया, लेकिन इसके अंदर था, पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो एक तो ये यहाँ पर कंफर्मेटरी नहीं हुई। दूसरा कि हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि देखो बैक्टीरिया जब स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना, एक तो स्पेसिमेन कम है, दूसरा हो सकता है कि बैक्टीरिया इतनी स्मॉल क्वांटिटी में हो कि आप उसको इतने स्पेसिमेन में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप या डायरेक्ट स्टेप जो आती है आपकी, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी कल्चरिंग। क्या करनी पड़ेगी, कल्चरिंग, है ना। तो कल्चरिंग में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को उगाते हैं। उगाने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं। उगाना एक नॉर्मल टर्म में यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं। मान लो बैक्टीरिया जैसे एक दो, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ, एक दो है, लेकिन हम कल्चरिंग करके उस बैक्टीरिया को हजारों में कन्वर्ट कर बढ़ा सकते हैं, है ना। जब दो से जब हजार हो जाएंगे तो हम आसानी से उसको ग्राम स्टैनिंग करके डिटेक्ट कर पाएंगे। बस यही सिंपल सा फंडा है। जैसे हम फसल उगाते हैं ना, है ना, तो फसल उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो माध्यम चाहिए, क्या, मिट्टी। वैसे ही बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हमें कल्चर मीडिया, जो कि एक माध्यम है उसके ग्रो करने का, उसमें ग्रो करवाना पड़ेगा। मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, तभी जाकर वो ग्रो करेगी फसल। तो इसमें हमें बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट भी देना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा, वाटर भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी देना पड़ेगा। जो जो उसकी बॉडी के लिए नीड है ग्रोथ के लिए, वो सब हमें बाहर लेबोरेटरी में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तब जाके बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और जब वो ग्रो कर जाएगा, जब उसके नंबर बढ़ जाएंगे, तो हम आसानी से उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो, है ना, प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, ग्रो ही नहीं करेगा तो कुछ डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, कल्चरिंग करेंगे, है ना। आपके पास में ये जो स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को आप क्या करेंगे, एक माइक्रो वायर लूप होता है इस तरीके का, उसमें से स्पेसिमेन उठाते हैं हम, जिसको हम इनोकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोकुलेशन, है ना। तो इसमें हम इनोकुलेशन करेंगे, बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये इसमें क्या होता है, कल्चर मीडिया होता है। ये एक प्लेट होती है ना, इस प्लेट में कल्चर मीडिया होता है।
कल्चर मीडिया होता है ना। तो स्पेसिमेन को इनोकुलेट किया आपने कल्चर मीडिया में वो सारे न्यूट्रिएंट वगैरह सारी स्पेशल चीजें होती है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, है ना। जब कल्चर मीडिया में हमने ग्रो करवाया तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा अगर प्रेजेंट है तो, है ना। अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, नंबर बैक्टीरिया के बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे तो फिर आसानी से आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। अब अगली जो स्टेप आपकी क्या होगी, अगली स्टेप होगी आपकी स्टैनिंग। अब आप करेंगे ग्राम स्टैनिंग तो आपको डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हुआ है तो आपको कॉलोनी फॉर्म होती है ना, क्या होता है, कॉलोनी फॉर्म होती है जो कि विजिबल होती है, उसको आसानी से आप देख पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, इसमें क्या हुआ है, जैसे स्पेसिमेन है, नाइक्रोम वायर लूप जो मैंने आपको बताया था, उसकी मदद से यहाँ पर ये स्ट्रीकिंग होती है इस तरीके से, जैसे ये प्राइमरी है ना, सेकेंडरी, इस तरीके से। तो उसके बाद में जब बैक्टीरिया ग्रो होता है, इंक्यूबेशन देते हैं हम, उसके बाद आपको इस तरीके से कॉलोनी फॉर्म होती है ना, जो कि आपको विजिबल होती है। और फिर उसके बाद हम करते हैं ग्राम स्टैनिंग, ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है ना। अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है तो मोस्टली हम कोई बायोकेमिकल टेस्ट नहीं लगाते, कुछ के लिए लगाते हैं, कुछ के लिए नहीं लगाते। अगर ग्राम नेगेटिव होता है तो फिर आप क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, है ना, जिससे आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाए। बायोकेमिकल टेस्ट आप लगाते हैं बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब अगले स्टेप देखो, बायोकेमिकल टेस्ट के बाद आप क्या करते हैं, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, ये एएसटी है ना, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब कि कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी ड्रग इफेक्टिव होगी वो हम इसमें देख पाते हैं। एएसटी आप करते हैं, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो भी करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो भी करेंगे। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद में फिर एएसटी करेंगे। एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी देखेंगे बैक्टीरिया के लिए कि कौन सी ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सी मेडिसिन जो है बैक्टीरिया को किल कर रही है ना। तो सबसे पहले क्या किया, स्पेसिमेन कलेक्ट किया, फिर कल्चरिंग करी, कल्चरिंग करने के बाद कॉलोनी फॉर्म हुई, उसके बाद में एएसटी परफॉर्म किया जाता है। तो ये स्टेप्स होती है। तो जब हम करते हैं कल्चरिंग, है ना, जब हम करते हैं कल्चरिंग तो कल्चरिंग में दो स्टेप्स आती है, कौन कौन सी, एक तो आती है आपकी कल्चर मीडिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कल्चर मीडिया के बारे में, है ना। और फिर आता है कल्चर मेथड, फिर आता है कल्चर मेथड्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कल्चर मीडिया के बारे में कि कल्चर मीडिया क्या होता है, जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया यूज किए जाते हैं, है ना। और फिर आते हैं कल्चर मेथड्स के बारे में। कल्चर मेथड में हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप की मेथड्स होती है जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को जब कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं, तो अलग अलग टाइप की मेथड्स यूज करी जाती है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं कल्चर मीडिया। एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई कि कैसे क्या होता है, क्यों जरूरी है ये करना, ठीक है, कि हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक को देख पाए, है ना, बैक्टीरिया का क्या साइज, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब हम देख पाते हैं। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हम देख पाते हैं, जो एंटीबायोटिक से उसका इफेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं, उसका टेस्ट कर पाते हैं। इन सभी के लिए यूज किया जाता है आपके कल्चर मीडिया का, ठीक है। तो चलिए भैया, जो अभी मैंने आपको बताया उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो, कल्चर मीडिया क्या है, कल्चर मीडिया एक तरफ का मीडिया है, जिस मीडिया वो मीडिया वाले नहीं, ये मीडिया अलग है, ये माध्यम है। जैसा कि मैंने आपको फसल के बारे में बताया ना, वैसे, है ना। तो ये एक माध्यम है, मीडियम है, मिक्सचर है वेरियस न्यूट्रिएंट का, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होता है। जैसे बैक्टीरिया नॉर्मली इन्वायरमेंट में ग्रो करता है ना, होस्ट सेल के अंदर ग्रो करता है,
वैसा ही बाहर लेबोरेटरी में हमें इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं देंगे, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा और हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इट इज अ टाइप ऑफ मीडियम एंड अ मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बारे में बताऊंगी मैं, है ना। और ये जो है लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड कैसा दिखेगा, सॉलिड कैसा दिखेगा, सेमी सॉलिड कैसा दिखेगा, सब दिखेंगे आगे। देखो, जो न्यूट्रिएंट हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया है, उसकी सर्वाइवल के लिए, जीवन जो जी रहा है वो नॉर्मली, उसके जीने के लिए जो है जरूरी है, सपोर्ट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, जो कि कल्चर मीडिया में होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे, है ना। तो जैसे हमारी अगर हम बात करें, तो हमको भी पानी की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है ना। वैसे ही बैक्टीरिया को भी इन सभी चीजों की जरूरत होगी। तो कल्चर मीडिया आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्टेड मटेरियल। इन्फेक्टेड मटेरियल्स मीन्स जो स्पेसिमिन है आपका, है ना। तो स्पेसिमेंस टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट्स। पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैरासाइट, और भी बहुत सारे जैसे पैरासाइट्स है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज किया जाता है कल्चर मीडिया। बट हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी की, कि बैक्टीरिया को कैसे ग्रो करवाया जाएगा और बैक्टीरिया के लिए कौन कौन से मीडिया यूज किए जाते हैं। देन आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि इसका यूज क्यों क्यों किया जाता है ना, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके यूज या इम्पोर्टेंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए, कि उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है ना। फिर उसके बाद टेस्ट टू, मतलब जो एंटीबायोटिक जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसके इफेक्ट को भी चेक कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया पे इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। टेस्ट टू इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक के इफेक्ट को भी आप इसमें देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। स्पेशल मीडिया हम यूज करते हैं स्पेशल बैक्टीरिया के लिए, तो उससे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट टू बैक्टीरिया, है ना। और लास्ट में आप करते हैं जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है उसकी स्टडी करने के लिए, है ना। स्टडी ऑफ कॉलोनी, जो कॉलोनी फॉर्म हुई है ना, मॉर्फोलॉजी, जो बैक्टीरिया ग्रो होता है ना, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये जो कॉलोनी ग्रो हुई है, जिसको विजिबल हम देख पा रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए हम कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया को ग्रो करवा के आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कौन से टाइप का, और कौन सी एंटीबॉडी उसके एंटीबायोटिक उसके लिए सेंसिटिव होगी, वो भी हम देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया यूज करते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड होगा तो इस तरीके का आपको दिखेगा, है ना, जिसमें बैक्टीरिया घुल जाएगा। फिर इसमें आपको सॉलिड फॉर्म में ऐसा दिखेगा, ये दिख रहे हैं आपको कॉलोनी फॉर्म हो रही है ना। तो ये कॉलोनी फॉर्म हुई है कल्चर मीडिया, ये प्लेन कल्चर मीडिया आपको दिख रहा है। अलग अलग टाइप के इस तरीके से अलग अलग कलरफुल में देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें क्या है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको पिक्चर दे देंगे कि ये कौन से कल्चर मीडिया का पिक्चर है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके कलर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मीडिया कैसा दिखेगा और कौन सी कॉलोनी उसमें दिखेगी, है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गया कल्चर मीडिया की एक माध्यम है जिसमें हम ग्रो करवाएंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसमें न्यूट्रिएंट भी ऐड करवाया जाएगा। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हम इसमें ऐड करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं, है ना।
तो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो देखो, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर मीडिया जिसको हम कहते हैं, मेन कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं, 6 टाइप के कंस्टिट्यूएंट आप यूज करते हैं कल्चर मीडिया में, जिससे कि हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए मतलब उसमें हम क्या करते हैं, वाटर वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, एक इन्वायरमेंट देना पड़ता है ना बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए। तो एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा हमें, उसको पानी भी देना पड़ेगा हमें, उसको NaCl मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट भी देना पड़ेगा हमें, प्रोटीन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर तो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। तो कौन कौन से 6 टाइप के बेसिक कंस्टिट्यूट जो है आपके कल्चर मीडिया में ऐड होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं बेसिक कंस्टिट्यूट। सबसे पहला आता है वाटर, है ना, पानी। तो पानी क्या है, बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, बिल्कुल है, हमारे लिए है, बिल्कुल है, फसल उगाते हैं उसके लिए भी जरूरी है, एनिमल कोई सा भी हो जो पानी पीता हो सभी के लिए पानी जरूरी है, पानी है तभी हम जीवित हैं। तो पानी बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है, ये सोर्स होता है बैक्टीरिया के लिए किसका, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बैक्टीरिया भी ना दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीजन हो गया है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। बैक्टीरिया भी ना दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं एरोबिक और एक होता है एनारोबिक, और एक फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है। मोस्टली एरोबिक एनारोबिक की अगर हम बात करें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं उनको हमें एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस उनको देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो ग्रो करेगा, है ना। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज होगा। वाटर सोर्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, मॉइस्चराइजेशन, है ना, मॉइस्चराइजेशन जो है प्रोवाइड करवाता है, नमी प्रोवाइड करवाता है। अगर नमी होगी तो बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर पाएगा, अगर ड्राई सरफेस होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे हम भी क्रीम लगाते हैं, है ना, हमारी स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए, तो नमी जरूरी है ताकि वो पनप पाए, ग्रो हो पाए। जैसे सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो बैक्टीरिया मर जाता है ना, धूप लग रही है, ड्राई सरफेस है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको नमी देनी पड़ेगी। पहला बेसिक कंस्टिट्यूट हो गया आपका वाटर। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जैसे हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है, हमारे सेल के टेक्सचर को भी मेंटेन करके रखता है ना। इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है, क्योंकि वो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, तो ये सेल या तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी हो जाती है, बर्स्ट हो जाएगी, या सेल बहुत श्रिंक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत जरूरी है, जब लूज मोशन होता है तो आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइट घोल पिलाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है जरूरी है बैक्टीरिया के लिए, किसके लिए, फॉर इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेल टेक्सचर, सेल टेक्सचर्स, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए भी जरूरी होता है। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, और पोटेशियम, है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी जरूरी है। पहला हो गया वाटर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा आता है पेप्टोन। पेप्टोन क्या है, प्रोटीन, है ना। लेकिन ये कौन से टाइप का प्रोटीन है भैया, प्रोटीन हमने पढ़ा है ना, तो प्रोटीन के बारे में आपको पता ही होगा, पहले प्रोटीन तो बहुत टाइम पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं भैया, 12th 11th में भी प्रोटीन के बारे में पढ़ा ही होगा। जो प्रोटीन होता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, हम जैसे प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर टूटता है सिंपल फॉर्म में, और उसके बाद हमारी बॉडी उसको यूज करती है, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, अमाइनो एसिड्स। लेकिन पेप्टोन जो है वो बीच का फॉर्म में, मतलब ना तो पूरा डाइजेस्ट हुआ है और ना पूरा कॉम्प्लेक्स हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। ये क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, इट इज partially
डाइजेस्टेड प्रोटीन, ये पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, जो लीन मीट होता है, मतलब जो वसा से फ्री मीट होता है, वहां से इसको प्रिपेयर किया जाता है। या फिर अदर प्रोटीन भी होते हैं जैसे कि कैसीन है ना, वहां से भी प्रिपेयर किया जाता है। हार्ट मसल से, है ना, केसिन, हार्ट मसल्स, फिब्रिन, इधर से प्रिपेयर किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पेप्टोन्स। तो पेप्टोन क्या है? न्यूट्रिएंट का सोर्स है, प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगा। हमारी बॉडी के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, वैसे बैक्टीरिया को भी प्रोटीन ये प्रोवाइड करवाएगा। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीट एक्सक्रीट। मीट एक्सक्रीट जो है वो कहाँ से मिलेगा? ये मतलब पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में, है ना, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको मीट से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो जो मीट एक्सट्रेट है, एक मिनट भैया, मीट एक्सट्रेट जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? ये एनिमल से ही प्रिपेयर किया जाता है ना। मीट एक्सट्रेट जो होता है उसको एनिमल से प्रिपेयर किया जाता है, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। और इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन्स आदि बहुत सारी चीजें इसमें होती है ना। जो बैक्टीरिया एडिशनल जिसको रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए ये बेस्ट होता है ना। मतलब एडिशनल न्यूट्रिएंट का मतलब ये है कि जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन्स, ये सारी चीजें जो है जरूरी होती है। एडिशनल तो क्या है, ये नॉर्मली भी बैक्टीरिया को चाहिए ग्रो करवाने के लिए, तो ये एक अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए। मीट एक्सट्रेट्स है ना, जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया ना, मीट एक्सट्रेट जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? एनिमल से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें ये सारी चीजें होती है जिन बैक्टीरिया को जरूरी होता है उनके लिए। दूसरा आता है, एक मिनट भैया, ये है ब्लड और सीरम। ब्लड और सीरम्स, अब आता है एडिशनल न्यूट्रिएंट की बात, है ना। आगे हम एक टाइप पढ़ेंगे आपके कल्चर मीडिया में ही, इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड और सीरम्स, है ना। क्योंकि एडिशनल न्यूट्रिएंट की अब बात आती है कि जिन बैक्टीरिया को एडिशनल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं, उन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए ब्लड ऐड किया जाता है। जैसे ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है, ये सब फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए ही यूज होता है। मतलब एडिशनल न्यूट्रिएंट उनको दिया जा रहा है, वो ब्लड से उनको मिल जाएगा या सीरम से उनको मिलेगा। और इसमें कॉमनली जो है शीप ब्लड यूज किया जाता है। कौन सा? शीप ब्लड, 5 to 10%, नॉट ह्यूमन ब्लड यूज। ह्यूमन का ब्लड नहीं यूज किया जाता है ना, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग हम देखें, लैब रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम देखें, तो ह्यूमन का ब्लड जो है कंटामिनेशन कॉज करता है ना। तो कंटामिनेटेड होता है, हो सकता है HIV हो, हेपेटाइटिस हो। तो शीप ब्लड जो है वो सेफ ब्लड होता है, और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ यूज किया जाता है। सारी प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग सब होने के बाद शीप ब्लड यूज होता है, 5 to 10%, और वो भी डीफिब्रिनेटेड ब्लड। कौन सा? डीफिब्रिनेटेड ब्लड। डीफिब्रिनेटेड का मतलब ये है कि उसमें से फिब्रिनोजन जो होता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, उसको रिमूव किया जा सकता है। मतलब कि रिमूव किया जाता है इसके अंदर से, ताकि ब्लड क्लोट ना हो। जैसे हमारी बॉडी में हम देखते हैं ना, हमें चोट लग जाती है तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो आके क्लोट बना देते हैं, एक्टिवेट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर इसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि ब्लड का क्लोट ना बने, है ना। तो उसको हम कहते हैं डीफिब्रिनेटेड शीप ब्लड यूज होता है, 5 to 10%। डन। तो ये है किसके लिए? फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, है ना, फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। तो यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मीट एक्सेट का यूज क्यों होता है? इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्यों होता है? पेप्टोन का यूज क्यों होता है ना। तो यहां से भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ये है बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर मीडिया।
जो कि हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। बेसिक चीजें हैं जो उसको नीड होती ही है कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें आसानी से बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जा सके। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर मीडिया का यूज क्यों किया जाता है और कल्चर मीडिया में कौन कौन से बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। अब एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऐसा आता है जो बैक्टीरिया को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, लेकिन कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए जरूरी होता है, और वो है अगार, है ना। तो अगार क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सॉलिडिफाइंग द कल्चर मीडिया। तो आएगा बेसिक कंस्टिट्यूएंट के अंदर है, जिससे हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, बट नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएशन टू बैक्टीरिया। ठीक है, टू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएशन। ये क्या करता है? कोई भी न्यूट्रिशन, एनी न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। को दिख रहा है ऊपर? बिल्कुल बराबर दिख रहा है। चलो, तो इट इज यूज्ड टू सॉलिडिफाइंग द कल्चर मीडिया जो आप बनाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कल्चर मीडिया लिक्विड फॉर्म में होता है, और एक कल्चर मीडिया मैंने आपको बताया सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो लिक्विड क्यों हो रहा है और सॉलिड क्यों हो रहा है और सेमी सॉलिड क्यों हो रहा है, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। अगार क्या है? अगार एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट है कल्चर मीडिया का, बट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएशन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रो करवाने के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं देखा। इसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ सी वेड्स। जो समुद्री शैवाल होते हैं ना, वहां से इनको प्रिपेयर किया जाता है। मेनली जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होती है ना, उसकी स्पीसीज का नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं भैया ये दो। एक तो ये है कि कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया में कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। दे दिया जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, इस तरीके से दिया जाएगा, और फिर लिख दिया जाएगा एक ऑप्शन की नॉन ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर होगा नॉन ऑफ द अबाउ, क्योंकि अगार कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो कि आपके कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाता है। ओके, चलो भैया, इट इज अवेलेबल आइदर इन पाउडर फॉर्म। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है ना, इजीली आप इसका यूज कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगी। इट कंटेन मेनली लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड्स, है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, जैसे मैंने बताया कि ये एल्गी से प्रिपेयर किया जाता है, और वो स्पीसीज है जैलिडियम और क्रासिलेरिया। ठीक है, ये दो स्पीसीज है, इनके नाम याद रखना। रेड एल्गी की जो स्पीसीज है, वहां से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें होता है लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन भी होते हैं, है ना, प्रोटीन के जैसा मटेरियल होता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है। अब यहाँ से आपके माइंड में एक सवाल आएगा, और वो सवाल ये है कि इसमें जब प्रोटीन होता है, इसमें जब पॉलीसेकेराइड्स होता है, जब इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, फिर ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन क्यों नहीं प्रोवाइड करवाता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी नहीं होता है? ग्रोथ के लिए जरूरी तो है, मतलब सॉलिडिफाइंग एजेंट्स है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है जैसे प्लास्टिक आइटम्स है, प्लास्टिक आइटम्स में भी ग्लूकोज होते हैं, है ना, लेकिन क्या उसको आपकी बॉडी यूज कर पाती है? नहीं कर पाती है। डाइजेस्ट कर पाती है? नहीं कर पाती है। तो वैसे ही बैक्टीरिया के पास इस अगार को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है ना। कोई भी जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, तो उनके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि उसको डाइजेस्ट करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे न्यूट्रिएंट मिलेगा, हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन बैक्टीरिया के पास में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो उस अगार को डाइजेस्ट कर सके, ताकि उसके अंदर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड को यूज कर सके, है ना। तो ये कोई न्यूट्रिशन इसलिए नहीं प्रोवाइड करवाता है, ये केवल सॉलिडिफाइंग एजेंट्स है। अब देखो, जैसे आपके पास में अगार है ना, जैसे ये पाउडर फॉर्म में अगार है, इसको आप प्रिपेयर करेंगे, आगे मैं बताऊंगी, है ना। तो जब आप अगार को प्रिपेयर करते हैं तो ये मेल्ट होता है 98 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। 98 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना मतलब पिघलना,
और सॉलिड होता है ये 42 डिग्री सेल्सियस पर। 42 डिग्री सेल्सियस पर ये सॉलिड हो जाएगा और 98 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको पिघाल सकते हैं। पिघालना क्यों है, सॉलिड क्यों बनाना है, क्योंकि सॉलिड तो जरूरी है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, है ना। अब इसका जो कंस्टिट्यूट या कंसंट्रेशन है वो हम कितना यूज करेंगे तो आपका एक सॉलिड मीडिया प्रिपेयर होगा, या कितना कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो एक सेमी सॉलिड मीडिया प्रिपेयर होगा। देखिए, अगर आप प्रिपेयर करते हैं सॉलिड मीडिया, कौन सा, सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि सॉलिड मीडिया है तो वो न्यूट्रिएंट अगार हो जाएगा, है ना। मीडिया लिक्विड भी हो सकता है, मीडिया सॉलिड भी हो सकता है। तो लिक्विड मीडिया है, जैसे भैया पानी है तो वो लिक्विड है ना। कोई भी चीज है लिक्विड है वो अलग ही रहेगी, सॉलिड है वो अलग ही रहेगी। तो ये है सॉलिड मीडिया जिसमें अगार होगा। अगार की कंसंट्रेशन, अगर आप लिक्विड मीडिया में सॉलिड सॉरी अगार मिला देंगे तो वो सॉलिड मीडिया बन जाएगा। तो सॉलिड मीडिया में जो कंसंट्रेशन यूज होती है वो मेनली 1 to 2% कंसंट्रेशन अगार की यूज होती है जब आप सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करते हैं। और कुछ कुछ बुक में आपको 2 to 3% भी देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम इतनी ही होती है, 1 to 3% अप्रोक्सीमेटली आप मान लो, है ना। और अगर सेमी सॉलिड मीडिया आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेमी सॉलिड में क्या होगा, मतलब कि ना तो लिक्विड और ना ही सॉल्ट। सेमी सॉलिड में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को घटा देंगे, है ना। जैसे हम घोल बना रहे हैं किसी भी चीज का, तो मान लो आटे का घोल बना रहे हैं, तो एक तो आटा पूरा टाइट लगाएंगे, वो तो हो गया पूरा सॉलिड, है ना। एक बनाएंगे सेमी सॉलिड्स जिसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा ऐड कर देंगे और आटा कम होगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, आटे की मात्रा कम कर देंगे, है ना, यानी कि अगार की मात्रा कम कर देंगे, कितनी, 0.5% अगार की मात्रा इसमें हो जाएगी, तो ये आपका सेमी सॉलिड मीडिया बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी अच्छे से। पीपीएफ लेकर बैठना भैया, है ना, ताकि आपको लिखने में अच्छा रहेगा, है ना। सारी चीजें लिखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने यहाँ नहीं लिखी है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो वो साथ साथ में नोट कर लेंगे। ये जो आप एक रफ नोट्स बनाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, है ना, चीजें याद रखने के लिए। तो आप एक मतलब अच्छे नोट्स तो बनाते ही हैं, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बोल ही रखा है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही है ना। और इस बैच में जो ज्वाइन स्पेशल बच्चे हैं उनको तो बनाना ही बनाना है शॉर्ट नोट्स, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बैच ज्वाइन कर लिया बस आपने और आपकी एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है, सब कुछ देखा जाएगा। डाउट सेशन हमने इसीलिए लिया है ताकि आप क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास होगी, है ना। और टेस्ट भी देंगे तो सभी बच्चों से हम पूछेंगे कि आपने टेस्ट दिया है, कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्या आपने पढ़ लिया है, सब कुछ हमारे नॉलेज में रहेगा। तो भैया बच के रहना, अच्छे से तैयारी करना, ऐसे ही बस ज्वाइन करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही पैसा बिगाड़ना है। तभी ज्वाइन करना है जब आपको वाकई में प्रिपरेशन करना हो, आप वाकई में तैयार हैं एक गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन बनने के लिए, है ना। तभी आप अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करो, ठीक है। चलो, तो हम बात कर रहे थे कहां पर, सेमी सॉलिड मीडिया 0.5% यूज करते हैं। तो सॉलिड मीडिया भी प्रिपेयर हो गया, सेमी सॉलिड मीडिया भी प्रिपेयर हो गया। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये तो सॉलिड मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया है कि कितना अगार हमने यूज किया तो सॉलिड बनेगा, सेमी सॉलिड बनेगा। अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए देखो, सपोज दैट जैसे हम न्यूट्रिएंट अगार यूज कर रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार क्या है, कैसे प्रिपेयर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, क्योंकि ये एक सिंपल मीडिया है। तो जैसे न्यूट्रिएंट अगार पाउडर फॉर्म में है ना, ये है अगार पाउडर फॉर्म में, है ना, मतलब अगार पाउडर फॉर्म में है, ठीक। अब हमें प्रिपेयर करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। इसको हम किसके साथ डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। जैसे ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क, ये है कॉनिकल फ्लास्क, ओके। इसमें आपने जो पाउडर है वो लिया, इसमें आपने ऐड किया वाटर, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया वाटर, है ना, और ये हो गया आपका पाउडर फॉर्म में
अगार, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, है ना, एंड डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया। फिर इसकी जो अगली स्टेप आती है वो आती है ऑटोक्लेविंग। कल्चर मीडिया को भी स्टेरिलाइज करना होता है। अगर उसमें कोई माइक्रोब्स होते भी हैं तो उसको फ्री करना होता है माइक्रोब से, और उसके लिए हमारी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है। तो आप करेंगे ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव जब आप इसको रखेंगे तो ये मेल्ट भी हो जाएगा और स्टेरिलाइज भी हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑटोक्लेव पर जब हम स्टेरिलाइज करते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 15 psi 15 मिनट्स, ठीक है। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट और 15 psi पर हम माइक्रोब्स को फ्री करते हैं इसमें। देखो मैंने बोला 121 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर, लेकिन बैक्टीरिया सॉरी कल्चर मीडिया तो 98 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाता है। तो आसानी से उसमें मेल्ट भी हो जाएगा और स्टेरिलाइज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद में 15 मिनट बाद जब हम इसको निकालेंगे तो फिर उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कितने, 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर यूं कहो कि कूल होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो कितने टेम्परेचर पर, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये पोर करने लायक होता है। कि जैसे ये आपका पार्टिकल फ्लास्क है और ये आपकी प्लेट है ना, कल्चर प्लेट है। इस पर आपको पोर करना है तो आप 45 डिग्री सेल्सियस पर इसको इस पर पोर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस पे तो ये सॉलिड हो जाएगा। तो जो पोरिंग टेम्परेचर है वो है 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस, है ना। किसी किसी में 50 डिग्री सेल्सियस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब ऑटोक्लेव से निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कल्चर मीडिया है वो कूल हो जाएगा, है ना, 45 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप उसको फिर प्लेट पर पोर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पोर कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको रख देंगे सॉलिड होने के लिए। बस यही इसकी प्रिपरेशन होती है। उसको डिसॉल्व करना है, ऑटोक्लेविंग करना है, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद कूल होने देना है, पोर कर लो और आपका मीडिया प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो यही प्रिपरेशन होती है। और अगार क्या है, एक्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट्स है, जो कि कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इसमें सब कुछ आपको बता दिया, कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और क्या होता है ये, और कैसे ऑब्टेन्ड होता है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ आपका दिया हुआ भी है, इस तरीके से प्लेट में आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है सभी को, है ना। हाँ, तो ये प्लेट है, इस प्लेट में आपको ये कल्चर मीडिया देखने को मिल रहा है ना। ये हमने पोर कर लिया है इसमें से इसमें। तो एक सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया प्रिपेयर्ड है। अब बात आती है आपके कल्चर मीडिया के क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया की अगर हम बात करें, हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि कल्चर मीडिया क्या है ना, क्यों यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्यों यूज किया जाता है ना, क्या क्या बेसिक कंस्टिट्यूएंट है जो कल्चर मीडिया में यूज होते हैं। अब बात आती है कि कितने भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया है, कितने टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं। देखो भैया, कल्चर मीडिया में आपको 3 टाइप देखने को मिलते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, और बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। 3 भागों पर बेस्ड है ना। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड, और बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर, पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें हम अगर फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, जो अभी हम प्रिपेयर करके आ रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड, है ना। तो या तो स्टेट जो है मीडिया की लिक्विड हो सकती है ना, या फिर सॉलिड हो सकती है, या फिर सेमी सॉलिड हो सकती है। डन दनादन डन, समझ में आ गया। अगला देखो, फिर आता है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन डिमांड अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप का होता है,
एक तो होता है एरोबिक कल्चर मीडिया और एक होता है भैया एनारोबिक कल्चर मीडिया। एरोबिक का मतलब समझते हैं? अभी आपको बताया ही था मैंने पहले, याद है या भूल गए? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया वो कहलाएंगे एरोबिक बैक्टीरिया। तो उनके लिए जो कल्चर मीडिया है वो भी एरोबिक कल्चर मीडिया ही यूज करना पड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। और जो बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, उनके लिए एनारोबिक कल्चर मीडिया यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर, सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल, है ना? तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसमें डाउट रहेगा, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर अगर हम बात करें, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में इसको डिवाइड किया गया है सिंपल मीडिया में, है ना, कि एडिशनल न्यूट्रिएंट ऐड करते जाओ और वो स्पेशल बनता जाएगा इस तरीके से। तो एक तो सिंपल हो जाएगा, जो सिंपल बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं ना वीआईपी टाइप के, तो वीआईपी बैक्टीरिया के लिए अलग यूज करना पड़ेगा। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो बेचारे नॉर्मल में भी ग्रो कर जाते हैं। सिंपल मीडिया का मतलब समझ में नाम से ही आ रहा होगा, जो सिंपल बैक्टीरिया, सीधे साधे बैक्टीरिया, है ना। और एक आता है कॉम्प्लेक्स, जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया आता है। जो बड़े कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया होते हैं ना, अलग अलग नेचर रहता है उनका, तो उनके लिए यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। फिर आता है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया जिसको आप डिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, जिसको आप डिफाइंड मीडिया भी कहते हैं, इसका फिर अलग ही पर्पस है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो, तीन तरह के मीडिया मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड। ऑक्सीजन बेस्ड के आधार पर एरोबिक, एनारोबिक। और न्यूट्रिशनल फैक्टर के आधार पर सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया। मैं एक चीज को तीन तीन चार चार बार पढ़ती हूँ ताकि आपको क्लास में ही सब याद हो जाए, है ना। जितनी बार उस पर चीज लेकर आएंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, एक रिवीजन जो आती है ना लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जैसे एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया, अगली बार नया टॉपिक पढ़ेंगे आप, तो ऐसे नहीं कि पुराने टॉपिक को छोड़ दो या उसको छोड़ दिया तो फिर तो आप भी छूट गए। तो उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा भैया। नए दोस्त मिल गए तो ऐसा थोड़ी नहीं पुराने दोस्त को छोड़ देंगे, है ना। पुराने दोस्त को भी साथ रखो यार भैया, जब दुख का समय था तब तो उसी ने साथ दिया, शुरुआत तो उसी से हुई आपकी, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मतलब ऐसा पूछते हैं कि मैम क्या मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहो। देखो, हमेशा मतलब एक चीज को ध्यान में रखना कि जब भी कोई मतलब बड़ी शुरुआत करते हैं ना, तो एक छोटी चीज से होती है। और आपकी छोटी चीज है आपकी एक क्लास। आप एक क्लास लेंगे, दूसरी क्लास लेंगे, तीसरी क्लास लेंगे, आपको कॉन्फिडेंट आता जाएगा। और एक दिन कब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी और शुरुआत होगी आपकी एक क्लास, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ बस आप, है ना। और मैंने दो चीजें आपको बताई है, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, इन दोनों को आपके साथ में रखना। आई होप, मैं मतलब यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, पूरे मन से तैयारी करोगे और सिलेक्शन लेकर ही मानोगे, है ना। अपने अंदर ऐसा जोश रखो ना कि इस बार तो फोड़ देंगे, मतलब फोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो भैया, हम बात कर रहे थे आपके फिजिकल स्टेट और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल फैक्टर पे। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं, है ना, और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम वहां चलेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर पर। कल्चर मीडिया में फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बताया है तीन पॉइंट। एक तो है आपका लिक्विड मीडिया, है ना। तो लिक्विड मीडिया कैसे प्रिपेयर होगा वो मैं आपको आगे जो सिंपल मीडिया बताऊंगी ना, क्योंकि ये एक टाइप का सिंपल मीडिया ही है। लिक्विड मीडिया हो चाहे सॉलिड मीडिया हो चाहे सेमी सॉलिड मीडिया हो, तो ये तीनों आपको सिंपल मीडिया में मिलेंगे। लिक्विड मीडिया का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल होता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। जो ब्रोथ लिखा हुआ है
मतलब वो लिक्विड मीडिया है ना। फिर दूसरा आता है सॉलिड मीडिया, है ना। ये क्योंकि ये फिजिकल स्टेट पर बात हो रही है। फिजिकल स्टेट मतलब कि उसकी एक्शन क्या है, वो लिक्विड है या वो सॉलिड है ना, उसका स्टेट कैसा है मतलब। तो सॉलिड मीडिया है मतलब कि उसमें अगार ऐड है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार, है ना। न्यूट्रिएंट अगार, है ना। यहाँ बात स्टेट की हो रही है कि वो कैसी स्थिति में है ना। सॉलिड में है, लिक्विड में है या सेमी सॉलिड में है। सेमी सॉलिड में, ये जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है ना, सेमी सॉलिड मीडिया भी यूज होता है जैसे मोटिलिटी चेक करनी हो तो उसके लिए। और सेमी सॉलिड मीडिया कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कंसंट्रेशन को कम करके, अगार की कंसंट्रेशन को कम कर दो, सेमी सॉलिड मीडिया प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आधार पर हम बात करेंगे तो एरोबिक मैंने आपको बताया, है ना, और एक एनारोबिक बताया। इसको भैया थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, तो एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनके लिए, और एनारोबिक, है ना। तो एनारोबिक जो मीडिया है उसको छोड़ के बाकी के जितने भी मीडिया है वो सब आपके एरोबिक मीडिया ही होते हैं, है ना, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे मीडिया हम पढ़ेंगे एनारोबिक मीडिया को छोड़कर, इसमें जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया हम यूज करते हैं, है ना। और भी एनारोबिक में कुछ 4-5 हीट होते हैं स्पेसिफिक, वो मैं आपको बताऊंगी जब एनारोबिक मीडिया पढ़ाऊंगी, टाइप्स में आगे डिटेल समझेंगे ना तब। ठीक है। तो एनारोबिक को छोड़कर बाकी के जितने भी हैं वो सब एरोबिक ही मीडिया होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आई होप आपको समझ में आ गया। बात कर लेते हैं आपके सिंपल मीडिया पर, है ना। देखो ये जो मैं टाइप्स क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ ना, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। और 3-4 चीजें मैंने आपको बताई, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है, प्रिपरेशन से बन सकता है, और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बन सकते हैं। तो सिंपल मीडिया, जो सिंपल लोग हैं, सिंपल पर्सन, सिंपल बैक्टीरिया, तो सिंपल मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए कोई भी एडिशनल, नो एडिशनल न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती है। नो एडिशनल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, है ना। एडिशनल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बहुत ही मतलब बेसिक कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं जिससे ये प्रिपेयर हो जाता है। क्या क्या होते हैं इसके अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। सिंपल मीडिया का यूज क्यों होता है, यूज ऑफ सिंपल मीडिया, सबसे पहला फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर मीडिया, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर मीडिया, जो बाकी के मीडिया आप प्रिपेयर करते हैं, सिंपल मीडिया के अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स मीडिया है, जब आप उनको बनाएंगे तो उसमें आपको सिंपल मीडिया का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर मीडिया, अदर मीडिया मतलब कि सिंपल मीडिया को छोड़कर बाकी के मीडिया को प्रिपरेशन करने के लिए हम सिंपल मीडिया का यूज करते हैं। इसके अलावा जब आप बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं, परफॉर्मिंग बायोकेमिकल टेस्ट, तो उन बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी आप सिंपल मीडिया का यूज करते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है, जो नॉन फास्टिडिंग बैक्टीरिया होते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए, है ना। स्टडी ऑफ नॉन फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है ना जिनको बहुत ही स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया स्पेशल चाहिए। तो ये तो ऐसा है नहीं जिसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट है नहीं, बहुत ही बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं जिससे ये प्रिपेयर होता है। तो इसके एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो है मीडिया है सिंपल मीडिया, ये लिक्विड मीडिया भी हो सकता है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसको आप बेसल मीडिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसल मीडिया भी आप इसको कहते हैं। ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल मीडिया क्या है और इसका यूज क्यों होता है।
चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सिंपल मीडिया में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो ये देखिए सिंपल मीडिया के एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल इसमें होते हैं। पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज होता है, देखो 3 तो आपको इसमें दिख रहा है सिंपल सा कि ये लिक्विड मीडिया है ना, और एक दिख रहा है आपको इसमें सॉलिड मीडिया है ना। क्यों सॉलिड का, क्योंकि इसमें अगार है। क्यों लिक्विड का, क्योंकि ब्रोथ है, यहाँ पेप्टोन वाटर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 3 लिक्विड मीडिया, एक सॉलिड मीडिया, सिंपल मीडिया के बेस्ट एग्जांपल, और इन्हीं से आप प्रिपेयर करते हैं बाकी के अदर मीडिया। चलिए मैं आपको इसका कंपोजिशन बता देती हूँ। पेप्टोन वाटर जो है प्रिपेयर किससे किया जाता है, पेप्टोन वाटर में क्या क्या यूज होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो सीधा सबसे पहले तो इसमें किसकी जरूरत होगी, पेप्टोन की, है ना। किसकी जरूरत होगी, पेप्टोन की। कितना होगा पेप्टोन, 1%। और क्या होगा इसमें, सोडियम क्लोराइड होता है, कितना, 0.5%। और क्या है, वाटर। तो 2 चीज तो यहीं से आपको समझ में आ गई, एक तो इसमें वाटर होगा, एक इसमें पेप्टोन होगा। क्वांटिटी याद रखना है, 1% पेप्टोन है, NaCl 0.5%। ठीक है, 2 चीज तो आपको याद होगी, एक ही तो ऐड करना है, NaCl, इसकी आधी मात्रा NaCl की ले लो, डन। दूसरा आता है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। देखो न्यूट्रिएंट ब्रोथ, जो पेप्टोन वाटर आपने बनाया है ना, इसी पेप्टोन वाटर में आपको क्या ऐड कर देना है, मीट एक्सट्रेट। क्या ऐड कर देंगे, मीट एक्सट्रेट 1%। मीट एक्सट्रेट मैंने आपको बताया था ना, बेसिक कंस्टिट्यूट में पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब प्रोवाइड करवाएगा। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्रिपेयर होगा पेप्टोन वाटर से। पेप्टोन वाटर में बस सिंपल सा मीट ऑक्साइड ऐड कर दो आप, पेप्टोन वाटर न्यूट्रिएंट ब्रोथ बन जाएगा। ग्लूकोज ब्रोथ को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपके पास में अब क्या आ चुका है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ आ चुका है ना। तो इसी न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड करते जाओ बस, है ना। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में जब आप ऐड कर देंगे ग्लूकोज, क्या ऐड कर देंगे, ग्लूकोज, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ब्रोथ बन जाएगा। ठीक है, एक के बाद एक आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं। पेप्टोन वाटर आ गया तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ बना लिया, न्यूट्रिएंट ब्रोथ आ गया तो ग्लूकोज ब्रोथ बना लिया। ग्लूकोज आप कितना ऐड करेंगे, 0.5%। ठीक है, फिर लास्ट आता है न्यूट्रिएंट अगार। तो न्यूट्रिएंट अगार किससे बनेगा, ये भी आपके न्यूट्रिएंट ब्रोथ से ही बनेगा, ये ग्लूकोज ब्रोथ से नहीं। इस न्यूट्रिएंट ब्रोथ से आप बना लेंगे, न्यूट्रिएंट ब्रोथ से आप बना लेंगे न्यूट्रिएंट अगार। ये लिक्विड है, इसमें ऐड कर दो भैया अगार, है ना। तो अगार आप 1 to 2% ऐड करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। सेमी सॉलिड बनाना है तो कंसंट्रेशन को 0.5 कर दो तो सेमी सॉलिड बन जाएगा। तो ये बन गया न्यूट्रिएंट अगार। ये प्रिपेयर हो गए आपके सिंपल मीडिया, बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो गया। कुछ लगा आपका, नहीं लगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा, पेप्टोन वाटर से न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ से ग्लूकोज ब्रोथ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ से ही फिर न्यूट्रिएंट अगार भी प्रिपेयर कर लिया। डन डना डन डन, समझ में आ गया। बड़े आगे, है ना, बस एक आटे का गोल बनाया अपन ने, मिलाते गए, है ना। कुछ भी चीज बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्ची डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, इसी तरीके से आप एक दिन पकौड़ी बना लोगे। चलो, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे सिंपल मीडिया के बाद आपके नेक्स्ट मीडिया की। हाँ, बड़े एग्जाम्पल के आपके फोटो भी यहाँ आ गए हैं, तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है भैया, ये भी देख लो आप, है ना। ये है आपका लिक्विड मीडिया, ठीक है। पेप्टोन वाटर जो आपका यहाँ पर फर्स्ट में बनाया है हमने, है ना। ये है न्यूट्रिएंट अगार, ये आगे हम देखेंगे ब्लड अगार, है ना। तो ये आपने इस तरीके से आप मीडिया प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिएंट अगार भी बना लिया, पेप्टोन वाटर भी बना लिया, लिक्विड ऐसा दिखेगा, सॉलिड ऐसा दिखेगा। चलो, है ना। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कॉम्प्लेक्स मीडिया के बारे में। तो सिंपल मीडिया तो समझ में आ गए ना, इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मीडिया है अदर देन सिंपल मीडिया, अदर अदर देन सिंपल मीडिया, ऑल आर कॉम्प्लेक्स, है ना। सभी क्या होते हैं,
कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल मीडिया को छोड़कर बाकी के जो मीडिया होते हैं वो सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया, जो कि सिंपल मीडिया से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट एडिशनल ऐड किया जाता है और अलग अलग तरह के मीडिया हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जिनको हम स्पेशल मीडिया कहते हैं। और इन स्पेशल मीडिया में ही आपके अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो हम सॉरी हम बात करें अगर कॉम्प्लेक्स मीडिया की, तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में ही आपको लिखना है स्पेशल मीडिया, है ना। तो स्पेशल मीडिया आपकी यही है कॉम्प्लेक्स मीडिया, अलग अलग तरह, मतलब इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। एडिशनल और स्पेशल न्यूट्रिएंट, एडिशनल और या फिर स्पेशल न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं, क्यों? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, है ना, ताकि बैक्टीरिया आसानी से ग्रो हो सके, जिसमें आपके फास्टिडियस भी आ जाते हैं, है ना, सारे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में ही आपके स्पेशल मीडिया आते हैं। मैं सिंथेटिक मीडिया के बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये है आपके जैसे कॉम्प्लेक्स मीडिया। सिंथेटिक मीडिया के बाद में आपको स्पेशल मीडिया बताऊंगी, ठीक है। वो टेबल में ऐड कर दूंगी, आगे जो हमने टेबल अभी डिस्कस करी है उसी में ऐड कर देंगे। सिंथेटिक मीडिया की बात करें तो सिंथेटिक मीडिया जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है मतलब प्योर केमिकल से। सिंथेटिक मीडिया का कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फ्रॉम प्योर केमिकल्स, है ना। फोर प्योर प्योर केमिकल से यूज किया जाता है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें जो है एग्जैक्ट एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ मीडिया एंड न्यूट्रिएंट, है ना, इज नोन, है ना। मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, जो भी मतलब मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है इसमें सिंथेटिक मीडिया में, क्योंकि ये यूज किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए, है ना। या फिर जैसे कोई बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमें देखना हो कि बैक्टीरिया कितने न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, तो वो अगर हमें एग्जैक्ट नॉन न्यूट्रिशन वैल्यू पता होगी, नॉन मीडिया पता होगा, तो हम उससे जान पाएंगे कि बैक्टीरिया ने कितना न्यूट्रिशन यूज किया है। तो ये रिसर्च पर्पस के लिए बैक्टीरिया के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए सिंथेटिक मीडिया का यूज किया जाता है। इसमें डिफाइंड मात्रा होती है ना, तो इसीलिए इसको डिफाइंड मीडिया भी कहा जाता है। लास्ट जो मैंने आपको बताया, जिसमें ही आपके सारे के सारे टाइप्स आते हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो न्यूट्रिशनल फैक्टर में ऐड करती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है भैया, आगे बता देते हैं, है ना, लास्ट में ऐड कर देते हैं। वो आते हैं स्पेशल मीडिया, स्पेशल मीडिया, है ना, जो टाइप्स मैंने आपको बताई ना टेबल, उसी में ऐड कर देना। स्पेशल मीडिया में आते हैं आपके बहुत सारे टाइप के अलग अलग मीडिया, जिनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने कल्चर मीडिया का बेसिक पढ़ा, क्यों यूज किया जाता है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। अगली क्लास में ये जो स्पेशल टाइप ऑफ कल्चर मीडिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हम कल्चर मीडिया स्पेशल मीडिया में यूज करते हैं, इसको हम इस तरीके से लेते हैं ताकि और ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इनरिच्ड मीडिया, है ना, इनरिच्ड मीडिया मैंने बेसिक कंस्टिट्यूट में आपको बताया था कि ब्लड यूज किया जाता है। तो इनरिच्ड मीडिया जो है उसमें ब्लड का यूज होता है, उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट का यूज होता है, और वो है ब्लड सीरम, एक, ठीक है। तो जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है यहाँ पर, जैसे ब्लड है उसको हीट करके चॉकलेट अगर प्रिपेयर कर लिया, तो वो इनरिच्ड मीडिया का एग्जांपल है। तो ब्लड जो है एक मतलब बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है इनरिच्ड मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए। फिर आता है इनरिचमेंट मीडिया, है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी ना, तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इनरिचमेंट मीडिया का, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इनरिचमेंट के बाद में सिलेक्टिव मीडिया, है ना, सिलेक्टिव मीडिया,
और ट्रांसपोर्ट मीडिया, है ना। ये सारे मीडिया मैं आपको पढ़ाऊंगी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट मीडिया, फिर आता है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया जिसको आप डिफरेंशियल मीडिया भी कहते हैं, है ना। इधर लिख देती हूँ डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल मीडिया दिखाई दे रहा है ना सब आपको। इनरिचमेंट, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया। तो ये सारे टाइप हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सारे के सारे मीडिया में बताऊंगी, सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। कौन सा मीडिया कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, उसकी कॉलोनी कैसी दिखेगी जब वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है जब हम देखते हैं कॉलोनी फॉर्म होती है कि बैक्टीरिया कौन सा दिख रहा है ना, क्योंकि कॉलोनी उसमें हमें दिखती है। अलग अलग तरह का कल्चर मीडिया हम यूज करते हैं, जैसे हम देखते हैं इंडिया जो मैकून की गाद यूज करते हैं डिफरेंशियल मीडिया, उसमें कॉलोनी जो है वो पिंक कलर की आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। सारे इमेजेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज हमने कल्चर मीडिया के बेसिक समझा है ना, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर कर ली है। इसकी पीडीएफ अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर दिख रहे हैं तो नीचे जस्ट दिख जाएगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि क्लास हेल्पफुल रही होगी, है ना। तो अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू।